Good morning everyone, welcome back to our class at Easy Chemistry. Today we'll be covering the topic known as electrolysis. Electrolysis basically is a process of decomposition of a chemical compound in a molten or an aqueous state accompanied by a direct current. Which means कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो एक सॉल्यूशन NaCl जो सॉल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं तो ये हमारे को NaCl सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में से अगर मुझे सोडियम और क्लोरीन सेपरेट आउट करना है तो वो होगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। द रीजन बीइंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या किस तरीके से किया जाएगा, जो NaCl सॉल्यूशन है उसके थ्रू हम एक डायरेक्ट करंट जो है, जो ऑपोजिट ऑफ AC है, जो DC हम ये करेंगे, पास करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो सोडियम और क्लोरीन के आयंस हैं, ये आयंस सेपरेट आउट हो जाएंगे। विच मीन्स कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा, Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन बचेगा। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे डिसोसिएशन का मतलब हो जाता है टू कन्वर्ट और टू ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट पर्टिकुलर एटम्स और आयंस। तो यहाँ पे मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसके थ्रू डायरेक्ट करंट पास किया, उस करंट के पास होने की वजह से मेरा सॉल्यूशन है वो सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन में चेंज हो जाता है, which means कि ये NaCl has been broken down, that is why the term of dissociation। और डिसोसिएशन जो होता है नॉर्मली वो सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक सॉल्ट्स में होता है, नॉन मेटेलिक सॉल्ट्स में इतनी आसानी से नहीं होता है। हाउएवर नॉन मेटेलिक सॉल्ट्स हो या नॉन मेटेलिक एसिड्स हो या मेरे को एल्कली या अल्कलाइन बेस के कोई भी केमिकल हो, उनके साथ मुझे आयनाइजेशन का प्रोसेस दिखता है। प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिसिस का वो सेम है, लेकिन उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम में डिसोसिएट करता है। लेकिन ये जो आयंस है, अब दोनों में फर्क बता देता हूँ मैं आपको। डिसोसिएशन जब सोडियम क्लोराइड की होती है तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है ये स्टेबल फॉर्म में होते हैं। हाउएवर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आयनाइजेशन होता है तो ये H प्लस और जो Cl माइनस है, ये दोनों जो पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मींस हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ या किसी भी मिनरल के साथ जब बाइंड करता है तो वो आयंस जो है वो शेयर करता है, ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत इजीली मूव अवे हो जाते हैं आउटर एनर्जी शेल से, एंड दे बिकम either पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। Polar means the more the distance between hydrogen and the other element or the other compound of the mixture, जितना ज्यादा उनके बॉन्ड्स लंबे होंगे उस केस में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। Okay, so this was basic about electrolysis, definition, dissociation and ionization के बारे में। जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बेसिकली चार पांच चीजों की वजह से सक्सेसफुल होता है, या चार पांच चीजों की वजह से वो स्टेप कंप्लीट हो पाता है। तो अब we'll be going through each step in a slightly detailed manner। इलेक्ट्रोलाइट, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट जिसको कि हम डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल है ये वो सॉल्यूशन है या मोल्टन स्टेट में है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स जब डालते हैं, डीसी पास करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होगा इधर वो डिकम्पोज होगा या आयोनाइज होगा, वो हमें रिजल्ट मिलता है। हाउएवर ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये तीन टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी मिनरल एसिड डालता हूँ एज अ इलेक्ट्रोलाइट, so that is a very strong electrolyte because that electrolyte allows a very high and a very fast conduction of electricity through its entire texture।
वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो जाता है दोस्तों वो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मेरे को एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत धीरे करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है। अब तीसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एज द नेम सजेस्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर सकता है या करता भी है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू, अपने मटेरियल टेक्सचर के थ्रू पास नहीं करने देता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो जस्ट रिकैप, सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो बहुत ज्यादा करंट को पास करना अलाउ करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो उस मुकाबले कम करंट को पास करना अलाउ करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो करंट को पास करना अलाउ करते ही नहीं है, जिनका सबसे सिंपल एग्जांपल है केरोसिन। अब मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, बट उस सोल्यूशन को हम रखेंगे कहाँ? उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। विच मीन्स ये जो है केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, इसका बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैटरी। तो जो बैटरी का जो सेल बोल लो या जो उनका ये है बॉडी है, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकॉज इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी जो केमिकल लैब्स में हो या साइंटिफिक फैक्ट्रीज में हो, जो हमारे को डिसोसिएशंस और अलग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज होते हैं, जैसे अगर हम ब्रोमीन को इलेक्ट्रोलाइज करें या जो अदर मटेरियल्स हैं जो बाकी प्रोसेसेस में काम आते हैं, वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा बेस है डायरेक्ट करंट, तो जब ये डायरेक्ट करंट को इस बॉडी के थ्रू मूव कराएंगे तो ये जो डायरेक्ट करंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारे को उस लैब के प्रोडक्ट्स में या उस प्रोसेस के लिए काम आना जरूरी है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स, इन चीजों को हमने कल भी देखा था, बट इलेक्ट्रोड्स को आज मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं प्राइमरी, that are immersed in the electrolyte through which current enters and leaves. बैटरी, बैक टू द बैटरी एग्जांपल, हम लोग देखते हैं कि दो एंड है जिसपे क्लिप लगे हुए हैं और यहाँ पे 6 या 7 ढक्कन लगे होते हैं। 6, 9, 12, सॉरी 3 टाइप के बैटरीज में ढक्कन लगे होते हैं। तो ये जो ढक्कन होते हैं, इनको जब खोल के देखोगे तो नीचे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा, और बैटरी के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्टिल वाटर होता है। और इलेक्ट्रोड्स हम बोलते हैं वो दो पॉइंट्स जिनमें हमारे यहाँ क्लिप लगे होते हैं, नॉर्मली ग्रेफाइट और मेनली ग्रेफाइट रॉड्स that are immersed deep enough into the battery so that the current can pass through them and pass through the distilled water and leave the battery and be used in a household or गाड़ी। अब one thing to be noted is जो बैटरी में करंट एंटर करता है वो करता है थ्रू एनोड, लीव्स थ्रू कैथोड। इस चीज का रीजन ये है कि अभी भी since the start of electricity being discovered till date, electricity is considered as a travel or as a movement of the negative charged electrons from one body to the other. That is why even in battery current enters through anode and leaves through cathode, but both these rods are made up of graphite. Okay, अभी हमने डिफाइन कर दिया था कि एनोड से एंटर करता है, कैथोड से लीव करता है। That stays where it is. However, during any kind of a dissociation or ionization, जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनते हैं, जैसे NaCl के केस में Na प्लस प्लस Cl माइनस जो बन गया, उस पॉजिटिव Na प्लस को हम बोलेंगे कैटायन और Cl माइनस को हम बोलेंगे एनायन। सो कैटायन आर द पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड एनायंस आर द नेगेटिव चार्ज आयंस। अब मैंने कैटायन और एनायन को डिस्क्राइब कर दिया। आयंस होते क्या हैं? आयंस आर नथिंग बट दे आर एटम्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस।
और ये बहुत कॉमन ये हमारा आउटपुट है इन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, ये बेसिक था व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस जो अभी हम लोगों को जरूरत है। बट बिफोर वी कंक्लूड विद दिस टॉपिक वी मस्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड सी हियर दैट इलेक्ट्रोलिसिस की जो यूज होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होती है, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग में होती है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम सब ने सुन रखा है कि फॉर एनी काइंड ऑफ डेकोरेटिव पर्पस और एनी अदर reasons we at times use gold plates on silver। तो गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से मेरा मतलब है जब हम किसी आइसोमर्स या एलोट्रॉप्स को क्लीन करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी से मतलब ये हो जाता है कि जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। Now the only point that we are left here with is electrochemical series. Electrochemical series is similar to the metal reactivity series. I will not need a duster right now. Metal reactivity series. इसमें क्या होता था, जो मेरा ascending order होता था of all the metals which are highly reactive उसको हम ascending order में arrange करते थे। Similarly, all those metals which can be extracted by electrometallurgy or which are being used in electro-refining are being arranged in a particular series but in a descending order. That refers to the electrochemical series. इस सेक्शन के बारे में आप लोग इससे फेमिलियर हो जाओगे जब क्लास 11 में केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिटेल्स आपको उस टाइम पे मिल जाएंगी। फिलहाल with this we end the topic of electrolysis. Tomorrow we'll be starting another topic. Till then, study well, study safe. Good night.